नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। तो हम देखते हैं कि आज हम देखेंगे कि बाज़ार विभक्तीकरण क्या है और उसको क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी मार्केट सेगमेंटेशन है तो वो उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी मार्केट को, वस्तु के बाज़ार को विभिन्न बाज़ारों अथवा खंडों या उपखंडों में बांटने की जो प्रक्रिया है उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तुओं को उनके ब्रांड के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से, उनके ग्राहकों के हिसाब से और ग्राहकों की रुचियों के हिसाब से, अलग अलग वर्गों के हिसाब से अलग अलग ग्राहक कंज्यूमर जो होमोजेनियस जो ग्रुप है उनमें उसे बांट दिया जाता है। तो इसी को हम मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो इससे जो विक्रेता है उसको उस माल को सेल करने में, उससे संबंधित जो पॉलिसीज़ बनाने में सुविधा रहती है। इसी प्रकार से जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी मालूम रहता है कि उनको किस मार्केट से किस तरह की वस्तु और कहाँ मिल सकती है, और उसमें उनको बहुत सारी वैरायटीज़ प्राप्त हो जाती है, तो उनको चॉइस का भी अवसर मिल जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसकी विशेषताएं। तो एक तरह से हम देखें कि ये मार्केटिंग की एक कंपैरेटिवली नई अवधारणा है। तो उन्होंने अपने जो ग्राहक है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको अलग अलग वस्तुओं के आकार, आकृति या वह जो ग्राहकों का आकार है, ग्राहकों की प्रकृति है, उसके आधार पर उसे अलग अलग बांट दिया है। अब इसमें बाज़ार को अलग अलग खंड में, उपखंडों में विभाजित कर दिया जाता है और इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाज़ार को टुकड़े करने की रणनीति को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये टुकड़े जैसे आयु के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, आय के आधार पर हो सकता है, अपने लाइफ स्टैंडर्ड के आधार पर हो सकता है, एजुकेशन के आधार पर हो सकता है, जोग्राफिकल एरिया के आधार पर हो सकता है। तो इसमें अलग अलग जिस तरह से जो कंज्यूमर्स को सुविधा हो और व्यवसायियों को सुविधा हो, उन सब के आधार पर इसे अलग अलग बांट लिया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बाज़ार का विभक्तीकरण है वो मुख्य रूप से कुछ आधारों पर किए जाते हैं। जैसे ये मान करके चला जाता है कि बाज़ार में अनेक प्रकार के ग्राहक और भावी ग्राहक हो सकते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के ग्राहक हैं। तो जब बाज़ार में विभिन्न प्रकार के ग्राहक होते हैं तो उन कंज्यूमर्स को अलग अलग भागों में, समूह में उन्हें विभाजित किया जाता है। और जब इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो इनके हिसाब से इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो अलग अलग प्रकार से बनाई जा सकती है। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो मतलब जो उपभोक्ता हैं उनकी क्रय संभावनाओं का पता लगाना और उनको सुविधा प्रदान करना उनका मुख्य आधार माना जाता है। तो इस तरह से जो विक्रेता है या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनके जो विपणन लक्ष्य है वो निर्धारित हो जाते हैं, ताकि वो उनमें पाए जाने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो अलग अलग स्तर हैं और उनमें जो अंतर है उनका पता लगा सकते हैं और उनके आधार पर वो विपणन का कार्य कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत समुचित एवं सर्वोत्तम बाज़ारों का चयन करने को ही इसका प्रमुख आधार माना जाता है और इसमें विपणन के हिसाब से प्रत्येक भाग के ग्राहकों को अलग अलग विपणन मिश्रण, जो मार्केटिंग मिक्स है, वो उपलब्ध कराया जाता है और एक विपणन स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उन्हें बेटर सर्विसेज और सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। तो हम इसमें अब देख सकते हैं कि जो बाज़ार विभक्तीकरण है उसके विभिन्न आधार क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इसके जो आधार हैं उसमें हम अलग अलग आधारों के आधार पर देख सकते हैं। जैसे उपभोक्ता के आधार पर बाज़ार को बांटा जा सकता है, औद्योगिक बाज़ार के आधार पर बांटा जा सकता है,
और फिलिप कॉटलर के अनुसार उसे अलग अलग आधार पर और बांटा गया है, उसको और छोटे छोटे अलग टुकड़े करके उसे बांटा गया है। जैसे हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जोग्राफिकल बेसिस पर बाज़ार को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जोग्राफिकल बेसिस पर हम देखें कि जैसे क्लाइमेटिकल चेंज हो सकता है, तो क्लाइमेट जहाँ पर जैसा है तो वहाँ के वस्तुओं के जो परचेजिंग की जो प्रकृति होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो इस तरह से वहाँ पर उसी वस्तु के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी को, अच्छी पॉलिसी को तैयार किया जा सकता है, ताकि वो उस स्थानों पर उस वस्तु का, जैसे मैदानी भागों पर और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन दोनों के लोगों की जो क्रय प्रकृति है उसमें अंतर होता है। तो उन अंतरों के आधार पर उनको, जैसे जहाँ पक्की सड़कें हैं तो वहाँ पर टू व्हीलर्स में अपन देखें तो स्कूटर का ज़्यादा उपयोग होएगा, और जहाँ कच्ची सड़कें हैं या पहाड़ी क्षेत्र तो वहाँ मोटरसाइकिल का अधिक उपयोग होएगा, तो जीप का अधिक उपयोग होएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं उनके हिसाब से, उनकी क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाएगा। इसी तरह से उनके जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं कि कई इस तरह की सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं कि उन परंपराओं को ध्यान में रख कर के उस वस्तु को वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की परंपराएं अलग प्रकार से हो सकती हैं, शहरी क्षेत्र की परंपराएं अलग प्रकार से हो सकती है। तो उन परंपराओं को ध्यान में रख कर के उन वस्तुओं के उसी प्रकार की चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो उस समय पर उन वस्तुओं की बिक्री अच्छी हो सकती है और जो ग्राहक हैं उनको वो वस्तुएं ज़्यादा अच्छी तरह से मिल सकती हैं। इसी तरह से हम डेमोग्राफिक बेसिस पर देखते हैं तो जनांगीकी में सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगों की आय क्या है। तो आय में अपन देखेंगे कि उच्च आय वर्ग के लोग हो सकते हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग हो सकते हैं और निम्न आय वर्ग के लोग हो सकते हैं। तो इन तीनों वर्गों की जो परचेजिंग क्षमताएं हैं और प्रकृति है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो जैसे जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं वो विलासिता की वस्तुओं को परचेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, और जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं वो अपनी जो विशेष आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको परचेज करने में अधिक ध्यान देंगे। तो इस तरह से उनके लिए अलग अलग प्रकार के मार्केट विकसित किए जा सकते हैं। तो जिसको जिस प्रकार की वस्तु चाहिए वो उस मार्केट में जाकर उस वस्तु को परचेज करेगा। इसी तरह से आयु के आधार पर हम देख सकते हैं कि हर आयु वर्ग की पसंद है, उनकी रुचि है और उनकी आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की होएगी। जैसे युवा लोगों की अलग पसंद होएगी, गर्ल्स की अलग पसंद होएगी, बॉयज़ की अलग पसंद होएगी, जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनकी, वृद्ध लोग हैं उनकी पसंद अलग होएगी, बच्चों की पसंद अलग होएगी। तो इस तरह से तो हर चीज़ के लिए जिस तरह से उसे बनाया गया है, जिस एज के लिए उसे बनाया गया है उस एज के लोगों के लिए उस एडवर्टाइजमेंट में, सेल्स स्ट्रेटजी में उसके लिए अपील की जाएगी, ताकि वो उस चीज़ को अधिक से अधिक उससे प्रभावित हो और उस वस्तु को खरीदने का निर्णय ले सकता है। इसी तरह से सेक्स के बेस पर हो सकती है, क्योंकि कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनके अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे पुरुषों की पसंद अलग हो सकती है और लेडीज़ की पसंद अलग होएगी, तो हर एक का सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो उस सोचने के तरीके के आधार पर, उनकी आवश्यकता के आधार पर उन वस्तुओं का अलग अलग भागों में बांट करके विक्रय किया जा सकता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि शिक्षा के आधार पर, तो शिक्षा के आधार पर भी जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं तो उनकी आवश्यकताएं अलग प्रकार की हो सकती है, और जो सामान्य स्तर तक पढ़े हुए हैं, स्नातक स्तर तक या सेकेंडरी स्तर तक जो पढ़े हुए हैं तो उनकी अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो उनके अलग अलग पृथक समूह बना करके उनकी आवश्यकताओं को विभाजित किया जा सकता है। इसी तरह से जो प्रोफेशनल जो वर्ग है तो उनको भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे
जैसे सर्विस वाले व्यक्ति हो गए, अफसर वर्ग हो गया, सैनिक हो गए, पुलिस हो गई, या मेडिकल लाइन के लोग हो गए, या इंडस्ट्रियल लाइन के लोग हो गए। तो इन सब प्रोफेशनल्स की आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो इसके हिसाब से इनको अलग अलग, इनके लिए जैसी इनकी आवश्यकताएं हैं, जैसी डिमांड है इनकी, उस हिसाब से इनको वस्तुएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसी तरह से जीवन चक्र अवस्था, तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है। तो जब से वो जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत वो समाज का एक पार्ट होता है और उसकी विभिन्न आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करता है। जैसे एक विवाहित जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताएं अलग हो सकती है, अविवाहित की आवश्यकताएं अलग हो सकती है, बच्चे की आवश्यकताएं अलग है और बुजुर्ग व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी अलग होगी। तो उनके हिसाब से उनको अलग अलग बांटा जाएगा। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक आधार पर देखा जाएगा कि कुछ लोगों को स्वभाव से बहुत डरपोक किस्म के होते हैं और कुछ लोग बहुत साहसी किस्म के होते हैं। तो जो डरपोक किस्म के वो बहुत ही सरल और सहज जो सामान है उसको खरीदना पसंद करेंगे, और जो साहसी नेचर के जो लोग होते हैं, चुनौती को एक्सेप्ट करने वाले जो लोग होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं जिसमें कुछ एडवेंचर हो, तो उनके लिए उस तरह की चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह से जीवन शैली कैसी होती है, तो उस लाइफ स्टाइल को भी देखकर, उस लाइफ स्टाइल के आधार पर भी अपना एक पॉलिसी तैयार किया जाता है। जैसे साधारण लोग हो सकते हैं, फैशनेबल लोग हो सकते हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग पॉलिसी मेंटेन की जाएगी। इसी तरह से लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह की है, जैसे कुछ लोगों का शारीरिक गठन बहुत अच्छा होता है, कोई ठीगने होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, तो वो अपनी पसंद के हिसाब से उस चीज़ को पसंद करता है। जैसे कोई बुलेट खरीदना पसंद करता है, तो कोई सेल्फ स्टार्ट बाइक पसंद कर रहा है, कोई सेल्फ स्टार्ट स्कूटर पसंद कर रहा है। तो ये व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है उस हिसाब से वो अपनी पसंद करता है। तो अब फिर नेक्स्ट आधार अपन देखेंगे मार्केटिंग बेसिस पे, कि लोगों को अलग अलग मार्केटिंग तत्वों के आधार पर भी प्रभावित करता है सेगमेंटेशन। जैसे कि कई उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो वस्तु के मूल्य से प्रभावित होते हैं। तो जो मूल्य से प्रभावित होता है तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कि जितना कम मूल्य रखा जाएगा उस वस्तु की अधिक खरीद होगी, तो मूल्य को कम रख के और उसको क्वांटिटी वाइज अधिक बेचने का प्रयास किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल वस्तु से प्रभावित होते हैं कि वस्तु की क्वालिटी और उसके गुण अच्छे होने चाहिए, तो उसके लिए वो कोई भी मूल्य देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए उस वस्तु में अच्छी क्वालिटी और उसमें अच्छे गुण विकसित किए जाते हैं ताकि उसको उसके आधार पर कार्य किया जा सकता है। ये तो हो गया विपणन के आधार पर। फिर अपन देखेंगे बेनिफिट के आधार पर कि लोगों को उसका जो बाइंग मोटिव है तो वो ये देखते हैं कि उसमें उनको फ़ायदा कितना हो रहा है। जैसे कुछ चीज़ ऐसे सामान इस तरह से खरीदते हैं कि उसमें वारंटी कितने लंबे समय की मिल रही है। यदि उसमें वारंटी लंबे समय की मिल रही है तो वो उस वस्तु को खरीदना दूसरे की बजाय जिसमें कि वारंटी कम टाइम पीरियड की मिल रही है उसके बजाय उस वस्तु को खरीदना अधिक पसंद करेंगे जिसमें कि वारंटी अधिक समय की हो। कुछ लोग महंगी चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं, कुछ लोग कि सस्ती चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, भले ही वो उसको बार बार क्रय कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग ये सोचते हैं कि महंगी चीज़ खरीदो परंतु उसे एक बार खरीद करके वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है और तरीका अलग होने के आधार पर तो वो उस वस्तु को क्रय करने का निर्णय लेते हैं। तो वो कई चीज़ें ऐसी खरीदना चाहते हैं जिसमें एक ही वस्तु में कई सारे फीचर्स हो ताकि वो उस चीज़ को क्रय करके अपने कई सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। फिर उत्पाद प्रयोग दर के आधार पर कि वो देखते हैं कि उस वस्तु का उपयोग कितना हो रहा है, तो उस प्रयोग के आधार पर भी वो वस्तु को खरीदने का निर्णय लेते हैं। तो जैसे किसी वस्तु का प्रयोग ग्राहक के द्वारा बार बार किया जाता है, किसी वस्तु का उपयोग बहुत कम किया जाता है, तो उस कारण से
देखा जाता है कि जिसका बार बार वो उपभोक्ता प्रयोग करता है तो उस वस्तु के बारे में अलग प्रकार की पॉलिसी बनाई जाएगी, और जिस वस्तु का बहुत कम उपयोग होता है तो उसके लिए अलग तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी। और इसी तरह से जो क्वांटिटिव बेसिस पर भी उपभोक्ताओं का विभाजन किया जा सकता है। जैसे कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो कि कम मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं। तो जो बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं तो उनको क्वांटिटी बेसिस पर जो उनको फ़ायदा दिया जाता है तो वो उनको फ़ायदा मिल जाता है, और जो कम मात्रा में खरीदते हैं तो उनको उस हिसाब से वस्तुएं तो दोनों को प्रोवाइड करवानी है, परंतु उनको उसका बेनिफिट दे दिया जाता है। और कई ग्राहक ऐसे होते हैं उनमें ब्रांड लॉयल्टी होती है, तो उस ब्रांड लॉयल्टी के आधार पर भी वो वस्तुएं खरीदते हैं कि उनको उस ब्रांड विशेष की वस्तु चाहिए। तो जो कंज्यूमर की ब्रांड लॉयल्टी है उसको पता लगाना ज़रूरी है, तो वो अपने उत्पादों को बहुत आसानी से बेच सकता है। थैंक यू।